नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो वाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट, जैसा कि मैटर सेम एसएससी में बोला जाता है, ग्रेड सी में 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। तो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता मैटर हम अपनी सीरीज़ में कर रहे हैं। इसी का ये 4th पार्ट मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। महोदय, आप जानते होंगे कि हमारे देश का या किसी भी देश का तीसरा स्तंभ धर्मनिरपेक्षता होता है। मैं इस संबंध में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि लोगों ने विभाजन की पीड़ा को भोगा है। उनके लिए विभाजन होना इतिहास का मात्र अध्याय ही नहीं था, उन्होंने विभाजन होते हुए देखा है। मानव इतिहास में यह सबसे बड़ा देशांतरण था। धर्म के आधार पर विभाजन कैसे हुआ था? संभवतः ऐसा कहना समसामयिक हो सकता है, लेकिन यह सत्य था और मुस्लिम लीग द्वारा चलाए गए आंदोलन ने धर्म के आधार पर विभाजन की मांग की थी। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंततः मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं अथवा विभाजन कर दिया जाए, परंतु इसका श्रेय संविधान निर्माताओं, स्वतंत्रता आंदोलन की संरचना और उस समय के नेताओं के चरित्र बल को जाता है कि इस सब के बावजूद वे प्रतिक्रियात्मक संविधान बनाने की इच्छा के सामने झुके नहीं और उन्हें झुकाया भी नहीं जा सकता था। दूसरी ओर वे प्रत्येक भारतीय को मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए अब समय आ गया है कि इस धर्मनिरपेक्षता की समूची अवधारणा की पुनः व्याख्या करें। दुर्भाग्य से हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे धर्म विरोधी रंग दे दिया था और इस शब्द को एकदम भिन्न संदर्भ में देखा गया था। यूरोप में चर्च और राज्य के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति हो गई थी। जब राज्य अपनी सर्वोच्चता के अधिकार को पुनः जताना चाहता, तो दूसरी तरफ पोप के प्राधिकार की निंदा करके धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता भारत में प्रासंगिक नहीं है। इससे देश के लोग, चाहे वे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं अथवा फारसी, सब लोग अपने अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। मेरे मुताबिक धर्म प्रधान देश की यही विशेषता होती है। विश्व के 4 महान धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की भारत में उत्पत्ति हुई थी। ये सभी धर्म यहाँ पर सदियों से फल फूल रहे हैं। यदि आप धर्मनिरपेक्षता के धर्म विरोधी दृष्टिकोण को लेंगे, योजना आयोग ने 9वीं पंचवर्षीय योजना मद से हमारे राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। उक्त निर्णय आज यहाँ संपन्न हुई योजना आयोग की बैठक में लिया गया था। इस बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर दंडवते तथा मुख्यमंत्री श्री सिंह उपस्थित थे। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने आज यहाँ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने मांग की है कि राज्य की खनिज संपदा के बारे में निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे प्रदेश में प्रचुर मात्रा में
खनिज होने के बावजूद राज्य सरकार को लीज से लेकर रॉयल्टी तक का अधिकार नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री जी ने आगे चर्चा करते हुए बताया कि राज्य सरकार 9वीं योजना में मानव विकास, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, आधारभूत ढांचे का विकास, रोजगार के समान अधिकार देने के लिए सामाजिक और क्षेत्रीय भेदभाव कम करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में यह सुना गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष योजना तैयार कर ली है। संभव है कि सबसे पहले बड़े और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में ऊर्जा से संबंधित, दूरसंचार से संबंधित, सड़क परिवहन से संबंधित, पुल पुलिया से संबंधित एवं आवास निर्माण से संबंधित क्षेत्र में निजी पूंजी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। रोजगार के अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए बंजर भूमि विकास आदि जैसी योजनाएं भी राज्य सरकार ने बनाई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां तक हो सके विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी पूरी तरह से सुनिश्चित हो। इस दृष्टिकोण से यह सब योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने अंत में यह भी बताया कि सामाजिक उत्थान के लिए स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में विकेंद्रीकरण किया जाएगा। भारत के अंदर अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया है। श्रीमान जी कृषक अनशन पर बैठे हुए हैं। वर्षा न होने से संबंधित धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पाया। मात्र थोड़ी सी रोपाई हो पाई, उसमें भी फसल नहीं हुई। किसानों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन देकर मुआवजा देने के लिए मांग की गई है। फसल बीमा की राशि की मांग की गई है, किंतु उन्हें राशि नहीं मिल पाई और न ही प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की राहत दी गई है। किसानों ने अपने गहने जमीन गिरवी रखकर फसल लगाने का कार्य किया था, उसमें भी कीट प्रकोप हो गया, जिससे धान की फसल चौपट हो गई है। अब कृषकों के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने इस बार की फसल से हुआ मुनाफा कर्ज वसूली में सहकारी समिति को दे दिया है। अब संकट इस बात का है कि बाजार से लिया गया ऋण कैसे चुकाया जाए, कैसे अदा करें और आने वाले समय में किस प्रकार से खेत की बुआई करें। इस विकराल समस्या से निपटने के लिए कृषक जन भारी चिंता में हैं। उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। किसान इस समस्या को लेकर लगातार 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शासन की इस उपेक्षापूर्ण एवं धान उत्पादकों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति से उब चुका है। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि उनके जिले के अंतर्गत तहसील में कृषकों की फसल क्षतिपूर्ति एवं फसल बीमा राशि की मांग के संबंध में हड़ताल पर बैठे थे एवं मौके पर हुई चर्चा के अनुसार ज्ञापन प्राप्त कर हड़ताल समाप्त कराई गई। कृषकों को दी जाने वाली फसल बीमा राशि की मांग का प्रस्ताव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के माध्यम से एग्रीकल्चर बीमा कंपनी को प्रेषित किया गया है। जहां तक रबी फसल
का प्रश्न है, इस संबंध में जांच की जा रही है। कृषि विभाग से भी इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है। तदुपरांत आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। कीट प्रकोप से किसी प्रकार की फसल नष्ट होना नहीं पाया गया है। स्टॉप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।